कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। किया जाए अफरा तफरी के अंदर प्रशासन जिस जल्दबाजी से इस काम को कर रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इसके पीछे कोई एक मंसूबा है, कोई साजिश है कि हमें खुदाई करने का मौका दिया जाए कोर्ट की निगरानी के अंदर, और अगर 10 फीट के नीचे यहाँ पर हड्डियां निकलेंगी, आप देखिएगा ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है, उसके नीचे एक पुरानी मस्जिद भी है। और वो वक्फ की जमीन है जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं। करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिनके ऊपर जिन्होंने पुलिस में पथराव किया। मैंने जब दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा ये गवर्नमेंट की लैंड है, और हम लगातार चिट्ठी लिखते रहे मई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद कहीं जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया, और सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद हम कोर्ट आ गए। ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि एक मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अवैध मस्जिद का निर्माण है या अवैध आप बता रहे हो? देखो, जितने भी अवैध निर्माण है सब हटेंगे। कल रात 1 बजे दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका और पहुंच गई पूरी फोर्स। क्यों? सवाल यही है, क्यों चला मस्जिद फैज इलाही पर बिल्डोजर? फैज इलाही मस्जिद जो तुर्कमान गेट पर है। कितना कानून, कितनी साजिश और कितना एजेंडा, आज हम आपको यही समझाएंगे। सवालों से शुरू एक कहानी फैज़ इलाही मस्जिद की, तुर्कमान गेट की। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जनाब, दिल्ली देश की राजधानी, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, संविधान है, लेकिन इसी दिल्ली में एक मस्जिद के प्रांगण में 20 से ज्यादा बिल्डोजर, आंसू गैस, लाठी चार्ज, पथराव और आगजनी। सवाल ये नहीं है कि पत्थर क्यों चले, सवाल ये है कि बिल्डोजर क्यों चले। तो वो भी तब जब मामला अदालत में लंबित हो। घटना क्या है, समझिएगा ये बात। और ये हम आपको इसलिए भी समझाना चाह रहे हैं कि जो अतिक्रमण है, जो एनक्रोचमेंट है, वो बहुत गलत है और उस एनक्रोचमेंट को हटाना चाहिए, ज़रूर हटाना चाहिए। पर यहाँ पर जो सवाल वहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं, वहाँ के एमएलए आले मोहम्मद उठा रहे हैं और पत्रकार फरहान याया उठा रहे हैं कि भाई ऐसी कार्रवाई फिर सबके साथ होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। एक जैसा फैसला होना चाहिए और एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई दरगाह फैज़ इलाही में। इमाम साहब, आप क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये लोग सब पहुँचे हैं, तो कुछ सूरत अमल, कोई राह अमल बन पाया? देखिए, मस्जिद का मामला है और वहाँ की ज़मीन का मसला है। इस ताल्लुक़ से लोगों में काफ़ी तशवीश भी है, गुस्सा भी है, और यकदम कुछ फैसला दिया गया है जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की बातें जो हैं सुननी चाहिए। और इस सिलसिले में आज सब लोग आए थे मेरे पास बात करने के लिए, मैंने उनकी बात को सुना है। और मंडे को 2 बजे मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ उस जगह को भी देखूँगा और इस ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू वहाँ पर होगी। तो इंशाअल्लाह परसों बात करेंगे। फ़िलहाल
और इकबाल साहब को चूँकि ताज़ा तफसील मालूम है तो वो बताएंगे। आले इकबाल यहाँ पहुंचे हुए हैं। आले, इमाम साहब से बात मुलाकात भी हुई है। इस मामले में एक सबसे बड़ी चीज जो देखी जा रही है कि कमेटी के लोगों को यही नहीं पता होता कि कब वहां पर सर्वे करने आ रहे हैं, कब वहां पर एमसीडी के लोग आ रहे हैं, कब कौन सा अमला आ रहा है, पता ही नहीं। उसके बरअक्स जो है पुलिस को खबर दी जाती है, इन लोगों को खबर नहीं जाती, जो कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जितनी फास्ट ट्रैक के अंदर मस्जिद फैजलाई वाला मामला हो रहा है, मैंने आज तक अगर देश की कानून व्यवस्था, कोर्ट कचहरी इतनी फास्ट ट्रैक हो जाए तो हजारों लाखों केस हमारी कोर्टों में से खत्म हो जाए। अक्टूबर के अंदर कोई एक फाउंडेशन नाम से जो सिर्फ मुस्लिम इदारों को, मस्जिदों को, मदारिसों को, खानकाहों को टारगेट करती है, सेफ इंडिया फाउंडेशन, वो अक्टूबर में जाती है और तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ करता है। नवंबर में उसका रिजल्ट भी आ जाता है, एक महीने के अंदर तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और आज एलएनडीओ डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और एमसीडी ये कहती है कि एलएनडीओ ने ये चीज, ये जमीन जहां पर शादियां होती हैं दरगाह फैजलाई में, उस पार्क के अंदर जहां प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे गरीबों के, वैसे हमेशा से वो जगह खाली रहती थी। सिर्फ वो मस्जिद को, कभी मस्जिद ईद पे, जुम्मे पे उसमें नमाज पढ़ी जाती थी, जहां पे हमेशा से हमारे पास है। और आज भी वो कब्रिस्तान नीचे अगर खोद के देखेंगे 10 फीट नीचे वहां पर कब्रें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनसे सवाल करना चाहता हूं, आज एलएनडी और एमसीडी कभी तो कोर्ट गया नहीं। एक प्राइवेट आदमी, एक पर्सनल आदमी खुद कोर्ट जाता है और उसके बाद ये कहता है कि ये जगह एलएनडीओ की एमसीडी की, और एमसीडी कहती है हाँ ये जगह हमारी है, एलएनडीओ कहती है ये जगह हमारी है। तो किसी और को दर्द हुआ और एमसीडी को पता चल गया, एलएनडीओ डिपार्टमेंट को पता चल गया, अजान हो जाए। अब सूरत क्या रहेगी आगे, बस वो मैं पूछना। देखिए, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हमें फैजलाही मस्जिद को, वहां के लोगों को सुनने का मौका दिया जाए। अफरा तफरी के अंदर प्रशासन जिस जल्दबाजी से इस काम को कर रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इसके पीछे कोई एक मंसूबा है, कोई साजिश है। शाही इमाम साहब के पास, अहमद बुखारी साहब के पास, तमाम इलाके के हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नमाज मगरिब के बाद लोग इमाम साहब की सरपरस्ती में, पीर को इमाम साहब वहां पर मस्जिद फैजलाही में नमाज पढ़ने 2 बजे दोपहर को आ रहे हैं और वहां पर उस जगह को भी मौके का मुआयना करेंगे इमाम साहब, और उसके बाद लोगों से, इलाके के लोगों से, आवाम से गुफ्तगू करेंगे। प्रशासन के अधिकारियों से भी इमाम साहब की बात चली और हमने भी अपील करी है कि इमाम साहब एलजी साहब से और दिल्ली पुलिस से भी गुहार करें कि सुनवाई का मौका दें। कोई अफरा तफरी नहीं है, जो डेडलाइन 3 महीने की दी गई है वो 12 फरवरी है। 12 फरवरी में अभी बहुत टाइम है और हमें अफरा तफरी के अंदर 4 जनवरी 2026 का जो कल का दिन यानी इतवार का दिन आ रहा है, उसको लेकर भी बहुत बेचैनी है। और बार बार जो पुलिस आ रही है, एमसीडी आ रही है, खुद डीसी वहां पर पहुंचे, तो इस चीज को लेकर के भी तो मुसलमानों में बहुत ज्यादा, इस चीज को लेकर ज्यादा लोगों में ये बेचैनी है कि कल सुबह आ सकते हैं। और आज रात हजारों लोग वहां पर बोल रहे हैं, इमाम साहब के सामने भी सब लोगों ने कहा कि आज रात को कोई सोएगा ही नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे आ सकते हैं, 4 बजे आ सकते हैं। ऐसा माहौल बना हुआ है कि मंडे की सुबह आ सकते हैं, संडे की सुबह आ सकते हैं। इस तरीके से ये कब्जा कर लेंगे, तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं, बुलडोजर रेडी है, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल दहशत का एक माहौल बनाया जा रहा है। और देखिए, हम कानून पर पूरा हमें यकीन है और इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा और हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, गैजेट में भी इसको ग्रेवयार्ड लिखा गया है। और आज हम कोर्ट से ये मांग करने जा रहे हैं कि हमें खुदाई करने का मौका दिया जाए कोर्ट की निगरानी के अंदर। और अगर 10 फीट के नीचे यहाँ पर हड्डियां निकलेंगी, आप देखिएगा, ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है, उसके नीचे एक पुरानी मस्जिद भी है। जी हां, ये मामला है दरगाह फैज़-इलाही का, मस्जिद फैज़-इलाही का, जो दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की डिमोलिशन ड्राइव के निशाने पर आई। देखिए, वो ज़मीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है। और ये मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में, या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को, ऐसा क्या था, जब कोर्ट में ये गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना, ये लोग भी गए थे ना, जिनकी कमेटी है वहाँ, वक्फ की कमेटी है, वो लोग गए थे और कोर्ट में उसको जो है 22 अप्रैल की डेट दी है। उनको भी कहा था कि आप भी जवाब दाखिल करो, उनसे कहा आप भी जवाब दाखिल करो। अवैध क्या था वहाँ पर? वक्फ की ज़मीन है ना, वो तो वक्फ का अगर बारात घर वहाँ चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है, लोगों को उससे मदद मिल रही है, तो है मस्जिद के बराबर की ज़मीन है। और ये 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ना कि अलग से 123 प्रॉपर्टी जो पीछे इन्होंने, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपने प्रदर्शन में लिया था, जो एक लैडर जारी किया था, जिसको मैंने 2022 में चैलेंज किया था। 2023 का ऑर्डर आया था। 2023 में जस्टिस ओका ने ये कहा था, जस्टिस औरी ने ये कहा था कि हाईकोर्ट में कि ये वक्फ की ज़मीनें हैं, 123 की 123 प्रॉपर्टी, और इस पर कंट्रोल वक्फ का ही रहेगा। और सिर्फ इनको सर्वे करने के लिए कहा था, हटाने के लिए नहीं कहा था। अरे भाई, आप मस्जिद तोड़ोगे, है ना, आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्फ की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे। फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई, आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियाँ जार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग कर रहे हो, बाकी तो कुछ है नहीं। और विधानसभा में आप कैसे झूठ बोल रहे हो? देखो आप, तारीख
6 जनवरी की सुनवाई से पहले अदालत से कोई साफ स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ, लेकिन मामला सब जुडिशियस है, यानी अदालत में विचाराधीन। इसके बावजूद मस्जिद परिसर खाली कराया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, 20 से ज्यादा बिल्डोजर भीतर घुसे। विरोध के दौरान पथराव, आंसू गैस और लाठी चार्ज। इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40, 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड, ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एनक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे हुआ, सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो एलडीओ है, ये एलडीओ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और एमसीडी का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर था, मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर? 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए? पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बाला तायक रख दिए, तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो एमसीडी है, उनको मालूम गजीट है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना।
एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजट कैसा इनकार करते हो लोग। तो ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो जो पिटिशनर है, ये तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। तो ये इस फैसले के खिलाफ फौरन एसएलपी डालकर स्टेटस को लेने की बहुत जरूरत है, मगर वक्फ की जायदाद का नुकसान हुआ इसमें। पुलिसकर्मी और आम लोग घायल, 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई। जो आए थे उसमें करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया था? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। सर, एक अहम सवाल कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी यहाँ पर हुई है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिनको नॉर्मल डेथ हुई है, उनको किसी तरीके की रियायत, हालांकि एक डेड बॉडी एक गई है अभी यहाँ पर कब्रिस्तान। इस तरह की कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, केवल 163 भारतीय न्याय साक्षरता संहिता की जो कार्रवाई है, जो कि 163 BNSS जो इम्प्लीमेंट किया गया, केवल प्रोटेस्टर्स जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल के प्रोसेस में जो हिंड्रेंस डालेंगे उनके खिलाफ केवल कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है, कब तक रहेगी सर? ये केवल डेमोलिशन प्रोसेस जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, जो कि इस समय मलबा उठाया जा रहा है, उसमें हिंड्रेंस ना आए। उसका डिप्लॉयमेंट कब तक रहने वाला है सर, कुछ आइडिया? टेक टाइम। बिल्कुल। और जानते हैं ये मामला हाईलाइट क्यों आया? क्योंकि एक एनजीओ के एक आदमी ने इसकी कंप्लेन की, इसके बारे में बताया और उसके एक बताने के बाद पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही सवाल उठ रहा है कि इस तरह का एक्टिवनेस हर चीज़ में दिखाया जाए। मैंने जब दरगाह फैज़-ए-इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा ये गवर्नमेंट की लैंड है और हम लगातार चिट्ठी लिखते रहे मई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद कहीं जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद हम कोर्ट आ गए। कोर्ट में देखा गया सर्वे की रिपोर्ट में सारे फैक्ट हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से जान है। उसके बाद माननीय न्यायाधीश ने 3 महीने का समय बाउंड करके एमसीडी को डायरेक्शन दी, एलएनडीओ को और बाकी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी और कहा कि वहाँ जो मैनेजिंग कमेटी बैठी है आप उसे सुनेंगे। मैनेजिंग कमेटी को सुना गया, वक़फ़ को भी सुना गया, उनके लिखित रिप्लाई रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने समाज में भ्रामक जानकारी फैलाई कि हमें सुना नहीं गया, हमारे पक्ष को नहीं रखा गया। उसके बाद उन्होंने फिर से कल पिटीशन डाली जिसके ऊपर सुनवाई हुई और उस पिटीशन में भी उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे दावेदारी होती है कि ये ज़मीन मैनेजिंग कमेटी की है या वक़फ़ की है। तो वो कोई दावा या कोई ऐसा कागज़ माननीय कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए जिससे उनकी दावेदारी ऑनरशिप की होती हो। नहीं, कोई स्टे नहीं हुआ था और किसी तरह का कुछ नहीं था। और माननीय न्यायाधीश की भी सहमति इस बात पर थी कि जो अलॉटेड लैंड है, अलॉटेड लैंड में के ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, एलएनडीओ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन जिस भूमि का स्वामित्व एमसीडी के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास है, उन्हें अपना अधिकार है कि वो इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि शासन प्रशासन जब कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए ज़मीन पर पहुंचती है तो स्थानीय लोग पथराव करते हैं।
वो स्थानीय लोग जिनसे वहाँ बैठे भूमाफियाओं ने कार्यक्रम करने के, बच्चों के शादी करने के पैसे वसूले, उन भूमाफियाओं के पक्ष में जाकर स्थानीय लोगों ने, जबकि जनहित के कार्यों के लिए ज़मीन थी, स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलता, लेकिन स्थानीय लोगों ने भूमाफियाओं के बहकावे में आकर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर सेना के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। और मतलब मुझे बहुत दुख है कि मैंने सुबह देखा, मीडिया में देखा कि कुछ दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को चोट आई है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि परमात्मा उन्हें जल्दी स्वस्थ करे, और मेरी शुभकामनाएं भी दिल्ली पुलिस के साथ हैं कि उन्होंने इतना मतलब एक बोल्ड एक्शन लिया और कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन कराया। अदालत क्या कह रही है? दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से 4 हफ्ते की में रिपोर्ट मांगी। अगली अहम सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई। कोर्ट ने साफ कहा मामले की पूरी स्थिति रिपोर्ट में स्पष्ट की जाए, लेकिन अहम बात यह है अदालत ने अभी तक किसी भी तरह का फाइनल स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया और यही बात प्रशासन अपने पक्ष में इस्तेमाल करता दिख रहा। साथियों, जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है फैज़ इलाही मस्जिद के परिसर के आसपास, ये अतिक्रमण के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि एक मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि दिल्ली के बीचों बीच मुसलमानों की इतनी बड़ी यहाँ से संस्था कैसे काम कर सकती है, और ये इनको चुभता है। आपको मालूम होगा कि वहीं आसपास आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है और उसके इर्द गिर्द उन्होंने मंदिरों पर भी कार्रवाई करवाई। अब मुसलमानों के पीछे पड़े। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ एमसीडी में भी बैठी है, सरकार में भी बैठी है, इन्होंने आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बुलडोज़र खोल दिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है, मुसलमानों के साथ एक जुल्म है और दिल्ली में ये होना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी MIM इसका पुरजोर विरोध करती है और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ जनता की आवाज़ को भी उठाएंगे। इस मामले में हमारी पिछली कई दिनों से नज़र थी, लेकिन हम ये समझते थे कि शायद प्रशासन जो है इसमें संवेदनशीलता के साथ काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जिस तरीके से 17 बुलडोज़र भेज करके वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये दिल्ली में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और दिल्ली में हमने ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखते थे, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस मॉडल को दिल्ली में भी लागू कर रही है। दिल्ली दिलवालों की है, राजधानी है। क्या होगा अगर ऐसे ही कोई पक्ष उठे और जितने भी यहाँ से गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल है जो अवैध तरीके से बने हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर बने हैं, उनका मुकदमा कोर्ट में लाया जाए, उनके मुकदमे को लड़ा जाए। तो हम दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते। इसलिए प्रशासन को न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए और कोर्ट व्यवस्था जो है उसको भी इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भाई आप क्या ताली एक हाथ से बजती है? तो दूसरा पक्ष अगर खड़ा होगा और तमाम उन अवैध निर्माणों के ख़िलाफ़ मांग करेगा, कार्रवाई करेगा, तो क्या आप वहीं पे बुलडोज़र भेजेंगे? ये सवाल मेरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। तो आज जो फैज़ इलाही दरगाह के आसपास जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जुल्म है, साजिश है, दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, सांप्रदायिक राजनीति को हवा देने की कोशिश है। और इसमें कौन लोग हैं ज़रा देखें, मुख्यमंत्री देखें इसमें कि वो कौन लोग शामिल हैं इसमें। वो लोग हैं जिनसे अपनी लुगाई नहीं संभाली जाती, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली देते थे। तो ऐसे लोगों को आप सामने ला करके एक पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स को खड़ा किया जा रहा है, जो इस तरह के पर्दे के पीछे छुप करके काम कर रहे हैं, और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या स्टे ना होने का मतलब बुलडोज़र? एक सवाल है, आप पूछ सकते हैं। यहीं से कहानी कानून से निकलकर नीयत और नीति तक पहुंचती है। जी हाँ, स्थानीय लोग और मस्जिद कमेटी का आरोप है पुलिस की नहीं, MCD की नीयत और नीति पर शक है। क्यों? कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक्टिव दिखती है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे, उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। जब मामला अदालत में है, जब रिपोर्ट मांगी गई है, जब सुनवाई तय है, तो फिर ये जो हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? कानून क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है किसी भी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई आखिरी विकल्प होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ये भी बिल्डोजर न्याय का औजार नहीं बन सकता। सुनिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बिल्डोजर न्याय का औजार नहीं बन सकता, लेकिन जमीनी हकीकत ये है बिल्डोजर अब प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, राजनीतिक संदेश बन चुका है। देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी ले दे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। कुछ ऐसे केसेस भी अदालतों में लगे हुए हैं जो बेचारे मुलजिम भी नहीं हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, वो जेल में हैं, वो हर तारीख पे ये इंतज़ार देखते हैं कि साहब फैसला सुनाएंगे और हम छूट जाएंगे, लेकिन साहब फैसला नहीं देते और वो 5-5 साल 10-10 साल जेल में रहते हैं। एक बच्चा 36 साल के बाद छूटा। ये हमारी जुडिशरी की जो कोताही है, इस पर कभी कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मस्जिदों के लिए वक्त क्यों मिल जाता है। दूसरी बात, इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। बहुत सारे मंदिर रोड पे बने हुए हैं। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने जो पार्क है, आप जाकर देखिए, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है, सरकारी जगह पर, और वहाँ बराबर में इंक्रोचमेंट भी है मंदिर के पास में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो मंदिर है, सनातनियों का है और ये मस्जिद थी, मुसलमानों की थी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहाँ जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिसको तोड़ा गया, वो जगह किसी अनऑथराइज काम के लिए नहीं थी। वहाँ गरीब बच्चियों की शादियाँ होती थी, वहाँ डायलिसिस सेंटर था। आप मुझे बताइए, एमसीडी ने, ये जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया है, तोड़ा गया, जितने लोग वहाँ डायलिसिस कराते थे उनकी ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? डायलिसिस ना होने की वजह से अगर मर गए लोग तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो गरीब बच्चियाँ जो शादी के लिए अपनी डेट लिए बैठी थी कि हमारी शादियाँ होंगी, उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी, वो कैसे होंगी, कहाँ से होंगी? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए और इस तरह के फैसले आनन फानन में नहीं देना चाहिए। उसकी बहुत गंभीरता से जांच हो, यहाँ क्या है, क्या होता है, क्यों होता है। हज, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद है और दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है। यहाँ से हज कमेटी की कार्रवाइयाँ भी होती थी। जो लोग हज पे जाते थे हज सीज़न में, यहाँ बाकायदा टेंट लगते थे और लोगों को बताया जाता था हज कैसे होता है। ये सारे गवर्नमेंट के अंडर की चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ माफ़ कीजिएगा अनऑथराइज हो। हिंसा कैसे भड़की? स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रात में अफवाहें फैली, डर का माहौल बना, लोग इकट्ठा हुए, प्रशासन ने सख्ती दिखाई। इसी दौरान शाही इमाम ने इलाके का दौरा किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस भी
बार बार कहती रही अमन अमान बनाए रखें, लेकिन सवाल वही है, अगर अमन चाहिए था तो रातों रात बुलडोज़र क्यों, एजेंडा क्यों, आरोप सीधे हैं। धार्मिक स्थल को टारगेट करना, कोर्ट की प्रक्रिया से पहले कार्रवाई, डर और संदेश की राजनीति। अवैध मस्जिद का निर्माण है या अवैध आप बता रहे हो? क्योंकि मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है जब आपके एक्ट भी नहीं था। मस्जिद तो उस वक्त की बनी हुई है, पुरानी मस्जिद है, वहाँ पुरानी आबादी है। पहले तोड़ो बाद में अदालत जाओ का मॉडल। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या ये कानून का राज है या बुलडोज़र का एजेंडा? आगे क्या? 6 जनवरी हाईकोर्ट में सुनवाई, 22 अप्रैल अगली बड़ी तारीख, एमसीडी को रिपोर्ट देनी है, मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन तब तक सवाल जिंदा रहेगा। देखो, ये तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने केवल आदेश का पालन किया। रामलीला ग्राउंड पे अवैध कब्जा था जिसमें बैंक्वेट हॉल चल रहा था, तो उसको हटाया गया और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन सख्ती से होगा। देखो, जितने भी अवैध निर्माण हैं सब हटेंगे। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी नरमाई नहीं रखी जाएगी। देखो, जब सरकार काम करती है, हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। आखिरी सवाल, अगर अदालत आखिरी फैसला लेने वाली संस्था है तो फैसला आने से पहले बुलडोज़र किसने चलाया? और अगर आज मस्जिद फैज़ इलाही तो कल कौन? हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है ये तथ्यों, अदालत की कार्रवाई और ज़मीनी हालत पर आधारित है। स्वतंत्र, शांति, संवैधानिक मूल्य और कानून राज के पक्ष में खड़ा है और जो गलत है और उसको गलत बोलने की हिम्मत रखता है। नमस्कार।